9वीं कक्षा में हमने सीखा कि हमारे आसपास के पदार्थ यानी तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। हमने यह भी सीखा कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। कहता है आज तक हमें एक कटोरा तत्वों की जानकारी है। एक कटोरा की 118 में ये 30 तत्वों का पदार्थ था। 1800 को जानकारी थी। इन सभी तत्वों की संभवतः कितनी विशेषताएं थी। विशेषताएं कुछ विशेषताएं ऐसी होती है जो कुछ तत्वों से मैच करती है, लेकिन सभी विशेषताएं मैच नहीं करती। सभी विशेषताएं मैच कर जाए तो तत्व अलग कैसे होएगा, ठीक है, तो उसमें हो जाएगा। फिर जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुण धर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने लगे। उन्हें तत्वों की इस जानकारी को व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन लगा, क्योंकि जितने तत्व मिल रहे थे कोई किसी तत्व को पहले पढ़ ले, किसी को बाद में पढ़े, तो ये एक बड़ा मुश्किल सा काम लग रहा था वैज्ञानिकों को। उन्होंने इन गुण धर्मों में एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना आरंभ किया, यानी एक ऐसी खासियत ढूंढनी आरंभ करी जिसके आधार पर इन सारे तत्वों को आसानी से समझा जा सके, पढ़ा जा सके। तो उस दौर में, जिस दौर में ये तत्व मिल रहे थे, उस दौर में विज्ञान ने कोई ज्यादा उन्नति नहीं करी थी, बहुत कम उन्नति थी। आज के टाइम में विज्ञान ने बहुत ज्यादा उन्नति कर ली है। अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास हम पढ़ने वाले हैं। तो विभिन्न वस्तुओं एवं प्राणियों को उनके गुण धर्मों के आधार पर हमने वर्गीकृत किया था 9वीं क्लास में चैप्टर 7 में, कि अलग अलग जो प्राणी है, अलग अलग पेड़ पौधे हैं, उनको उनके गुणों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर आप लोगों ने अलग करना सीखा था कि किस वर्ग में कौन से प्राणी या जंतु या फिर पेड़ पौधे रखे जाए। अब इसी तरीके से हम इन तत्वों को भी अलग अलग वर्गों में रखने का प्रयास करने, किस तरीके से वैज्ञानिकों ने इसका प्रयास किया वो पढ़ने वाले हैं हम। तो अन्य स्थितियों में भी हमें गुण धर्मों के आधार पर व्यवस्थित होने के उदाहरण मिलते हैं। अब जैसे दुकानों में वही सामान को, साबुन को एक साथ एक स्थान पर रखा जाता है, जबकि बिस्किट को एक साथ दूसरे स्थान पर रखा जाता है। यहाँ तक कि साबुनों में भी जो साबुन वाला बॉक्स होता है उसमें भी दुकानदार क्या करता है, मिक्स करके तो रखता नहीं है साबुन को, कि भाई साबुन, नहाने वाला साबुन भी और कपड़े धोने वाला साबुन भी और बर्तन साफ करने वाला साबुन, तीनों को क्या मिक्स करके रखता है? मिक्स करके नहीं रखता। वो उनको वो एक ही बॉक्स में अलग अलग लाइन लगा देता है कि भाई ये वाली लाइन तो कपड़े धोने के साबुन की है, ये वाली लाइनें जो है बर्तन साफ करने के साबुन की है, और ये 2-3 लाइनें जो है ये नहाने के साबुन की है, क्योंकि नहाने के साबुन की अलग अलग वैरायटी आती है, ठीक है। ऐसे ही कपड़े धोने के साबुन की भी अलग अलग वैरायटी और बर्तन साफ करने के साबुन की भी, तो सबकी अपनी अलग अलग वैरायटीज है। तो उनके आधार पर वो बॉक्स बनाता है कि कितने बॉक्स बनने हैं, किस प्रकार सामान को व्यवस्थित करना है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी सभी तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कई प्रयास किए ताकि अव्यवस्थित को व्यवस्थित किया जा सके। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया, यानी जो तत्व मिल रहे थे उनको ये पता किया गया कि इनमें से धातु कौन सी और अधातु कौन सी है। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुण धर्मों के बारे में ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। अब स्टार्टिंग में एक वैज्ञानिक जिसने कुछ ठीक सा प्रयास किया, उसका नाम डाबेराइनर। तो सन 1817 में जर्मनी का एक रसायनज्ञ, रसायन शास्त्री वुल्फगांग डाबेराइनर ने समान गुण धर्मों वाले तत्वों को एक समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3 तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना
एवं उन समूहों को त्रिक कहा। त्रिक बनाने का प्रयास किया, यानी कि उसने तीन समूहों को सिलेक्ट करना शुरू कर, तीन तत्वों को सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। का त्रिक चाहिए, ठीक है, तीन का मतलब त्रिक। तो इस प्रकार से उसने किस तरीके से व्यवस्था करनी शुरू करी, उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि भाई उसने तीन तत्वों को लाइन में रखना शुरू किया। उसने ये व्यवस्था करी कि जो सबसे ऊपर तत्व है और जो इस बॉक्स में तीनों बॉक्स में वो सबसे ऊपर जिसको रखेगा और सबसे नीचे जिसको रखेगा, उन दोनों तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है उसको ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। उसको ऐड करके यानी उसका औसत निकाल लें, ऊपर वाले का परमाणु द्रव्यमान जमा नीचे वाले का परमाणु द्रव्यमान डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 का जोड़ा हमने। तो बीच में कौन सा तत्व रखा जाएगा, बीच में वो तत्व रखा जाएगा जो इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर लगभग समान होगा, जिसका द्रव्यमान बीच में वो वाला रखा उसने, ठीक है। तो एक उदाहरण देकर के हम बताते हैं। तो एक ये उदाहरण है, तो देखो उसने सबसे पहले जो उदाहरण दिए उनमें से एक मैं लिख रहा हूं। जैसे ये किताब में सारणी में दे रखा है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। भाई इसका परमाणु द्रव्यमान था 40.1, इसका परमाणु द्रव्यमान है 137.3। तो चेक करना, इन दोनों का जोड़ करके देखो कितना आ जाएगा, 4, 7, 17। तो लगभग ये आया 177। तो अगर अब 177 को 2 से भाग करते तो कितना आ जाएगा, 2 8 16 1, 2 8 16 1.7, तो 88.7। तो बीच में रखा हुआ स्ट्रोंटियम जिसका है 87.6, यानी लगभग समान है। समझ में आई बात है। तो इन दोनों के बीच में किस प्रकार से रखा उसने, तो ऊपर वाले का जमा नीचे वाले का जो परमाणु द्रव्यमान है उन दोनों द्रव्यमानों का औसत निकाल लो, बीच में वो वाला तत्व रखना जिसका द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान इन दोनों के औसत परमाणु द्रव्यमान के लगभग समान हो, वो वाला रखना है। तो उस प्रकार से उसने इनको रखने की कोशिश करी। जब वो रखने की कोशिश कर रहा था इनको, तो उसने ये पाया कि उसके जमाने में लगभग 30 तत्व ज्ञात थे। तो उन 30 तत्वों में से वो केवल 3 ही त्रिक बना पाया, टोटल 9 को 3 त्रिक बना पाया। वे 3 त्रिक कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ सारणी दे रखी है, एक तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, एक ये वाली, और एक और है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। केवल इनका 1, 2 और 3 इनके ही त्रिक बना पाया वो। टोटल 9 हो गए, बाकियों के नहीं बना पाया। तो वैज्ञानिकों ने थोड़ी बहुत हद तक इसको सही बताया, बाकी इसको रिजेक्ट कर दिया गया बाद में, क्योंकि वो सबके नहीं बना पाया, ठीक है। तो उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम वाले त्रिक पर ध्यान दीजिए, जिसके परमाणु द्रव्यमान 6.9, 23 और 39.9 है। लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत कितना होगा भाई, 39 और 7 टोटल कर ले 46। 46 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। तो बीच में 23 आ रहा है, इसलिए ये वाला भी देखो, इसका तो 6.9 और इसका 39.0 और इसका कितना आ गया 23.0। तो ये लगभग 7 है, 7 और 39 46, 46 को 2 से भाग करोगे तो 23, तो ये बीच में, ठीक है। तो लगभग ये 1, 2 और एक ये 3 तरीके ही वो बना पाया, इससे ज्यादा नहीं बना पाया। तो आगे बढ़ते हम। आगे
डोबिडाइनर के बारे में बताता है, जो 1780 में पैदा हुआ था, 1849 में इसकी डेथ हो गई। जोहान वुल्फगांग डावेराइडर ने जर्मनी के म्यूनसबर्ग में औषधि विज्ञान की पढ़ाई करी और उसके बाद स्ट्रेसबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। फिर वे जेना विश्वविद्यालय में रसायन एवं औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। उन्होंने ही सबसे पहले प्लैटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना तथा समान त्रिक की खोज की, जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। यानी सबसे पहला प्रयास इसने स्टार्ट किया, उसके बाद और नए नए वैज्ञानिक इसका प्रयास असफल होने के बाद तो उन्होंने कोशिश करी। फिर अब आगे है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। ठीक है, अगला टॉपिक है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। तो अगला वैज्ञानिक जो आया उसका नाम था न्यूलैंड्स। तो डोबेराइनर के प्रयासों से ने दूसरे वैज्ञानिकों को तत्वों के गुण धर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी उसके बाद जब उसका प्रयास सफल हो गया तो उसके जैसे तरीके बनाने की और वैज्ञानिकों ने कोशिश करी। तो फिर कहता है सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो उसने क्या किया, जितने भी तत्व पता थे उस जमाने में उन सब के परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में लिखा। ठीक है, सबसे पहले सबसे कम द्रव्यमान का, फिर उससे ज्यादा द्रव्यमान का, फिर उससे ज्यादा द्रव्यमान का, इस प्रकार से रखने की कोशिश करी उसने। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से आरंभ किया एवं 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। यानी उनके जमाने में 56 तत्व मौजूद थे सन 1866 में। सन 1817 के बाद देखो 1866 में काम हुआ इस पर। ठीक है, तो उस जमाने तक 56 तत्व मौजूद हो चुके, प्राप्त हो चुके थे, ज्ञात कर चुके थे वैज्ञानिक। तो उसने क्या पाया, जब वो सबको बढ़ते क्रम में रखता जा रहा था तो उसने ये पाया कि थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। यानी 8वां जो तत्व है उसका जो गुण है वो पहले तत्व के जैसे हैं, उसके गुण। ठीक है, उसके गुण पहले तत्व के जैसे हैं। तो उन्होंने इनकी तुलना संगीत के अष्टक से की, क्योंकि संगीत में भी 8 ही ये सुर है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म समान थे। किस किस के गुणधर्म थे समान? लिथियम एवं सोडियम के। और फिर लिथियम सोडियम के बाद 8वां तत्व है लिथियम, जो है सोडियम के बाद, या सोडियम जो है लिथियम के बाद कौन सा तत्व है? सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व बनता है। तो सेम टू सेम गुण मैच हो गए। इसी तरीके से बेरियम के और मैग्नीशियम के गुण समान बन रहे थे। न्यूलैंड्स ने अष्टक के मूल रूप का जो न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत बनाया था उसकी एक हिस्सा देखो यहाँ पर सारणी बना करके दिखाया गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है H, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो इस तरीके से ये रखते जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि 8वां तत्व जो है वो मैच कर रहा है उसके गुण, तो उसने ये रखे थे। अब इसने इसी सारणी में आगे चल करके आप देखोगे इसमें एक जगह पर दो भी रखे हुए हैं। कोबाल्ट और निकल इकट्ठा रख दिया, सीजियम और लैंथेनियम इकट्ठा रख दिया। तो इनमें कुछ गड़बड़ हो गई इससे रखने में। तो पढ़ते आगे, ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। कहां तक लागू हो पाया अष्टक का सिद्धांत?
कैल्शियम यानी जो हल्के तत्व है वहां तक ही लागू हो पाया, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुण धर्म पहले तत्व से नहीं मिलता। फिर क्या गड़बड़ हो गई, उससे न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है, 56 तत्व ही है। न्यूलैंड्स ने ये कह दिया कि इस पृथ्वी पर केवल 56 ही तत्व है और तत्व है ही नहीं, ठीक है। तथा भविष्य में कोई तत्व नहीं मिलेगा और कोई मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे तत्व मिले जो कि आज बढ़ करके 114 तक 118 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो उसकी बात गलत साबित हो गई। तो अपनी सारणी में इन तत्वों को समंजित करने के लिए न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया। कई जगह पर न्यूलैंड्स ने अपनी सारणी को फिट करने के लिए एक ही जगह पर 2 तत्व रख दिए। तो यहां ध्यान से देख सकते हो आप, कोबाल्ट तथा निकल एक साथ में है तथा इनके साथ उसी स्तंभ में रखा गया जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है। यद्यपि इनके गुण धर्म उन दोनों तत्वों से भिन्न है। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के गुण धर्म जो है वो निकल और कोबाल्ट से अलग है, लेकिन उसने फिर भी इसी सीरियल में इसको ऊपर से नीचे इसी स्तंभ में रख दिया, इसी ग्रुप में उसने रखा इसको। जिनके आगे कहता है ये आयरन को कोबाल्ट और निकल से दूर रख दिया। आयरन जो है उसको तो बहुत दूर कर दिया निकल और कोबाल्ट से, जबकि इनके गुण धर्म मैच होते हैं, ठीक है। तो ये गड़बड़ी उससे रही। इस प्रकार न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया, भारी तत्वों के लिए सही से लागू नहीं हो पाया, ठीक है। तो न्यूलैंड्स की जो सारणी थी, न्यूलैंड्स ने जो अष्टक का सिद्धांत दिया वो थोड़े बहुत समय तक चला होगा, उसके बाद इसको रिजेक्ट कर दिया गया फिर, ठीक है, कि भाई ये सही तरीका नहीं है इनको रखने का, व्यवस्थित करने का। अब है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो इससे अगला जो वैज्ञानिक आया वो था मेंडलीफ। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, मेंडलीफ की कहानी, मेंडलीफ के बारे में जो उसने बताया है तत्वों को फिट करने के लिए तरीका। तो आज के लिए इतना ही।